स्वागत है आपका स्कूल राज स्टोरी में। आज हम देखेंगे कक्षा 9 में विषय सामाजिक विज्ञान के भूगोल का तीसरा अध्याय अपवाह। इसमें हम पहले हमेशा की तरह अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे और समझेंगे और उसके बाद हम इस प्रकार से प्रश्नोत्तर करेंगे। किस प्रकार से देखते हैं। अब की बार हम आपके कहने पर लिखित में प्रश्नोत्तर लेके आए हैं। सारे प्रश्नोत्तर हम लिखित में आपके सामने करेंगे और आपको भी समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पाठ, फिर करेंगे प्रश्न उत्तर। अपवाह नाम से ही पता लग रहा है किसी नदी के बहने के जगह होती है, जो स्थान होता है, जो मार्ग होता है, उस तंत्र को कहते हैं अपवाह तंत्र। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। जैसे कि हमने बताया था, ये नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी मोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य धारा का निर्माण करती है। मान लीजिए हिमालय की पहाड़ी है और इसमें से गंगा बह रही है, तो इसमें आकर बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं और एक बड़ी नदी का निर्माण करती है, जो कि जाकर एक समुद्र में गिर जाती है। इस पूरे तंत्र को, जो मुख्य नदी से छोटी नदियों को जोड़ता है, इस पूरे तंत्र को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है, जैसे कि अभी हमने समझाया था। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। किसी भी नदी तंत्र, इसका तंत्र क्या हो गया? छोटी मोटी नदियां मिलकर बड़ी नदी मिल रही हैं, ये एक तंत्र हो गया नदी का। जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूपी है, यहाँ पर राजस्थान है, तो यहाँ का जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र का जल इस पर प्रसारित हो रहा है, वह उसका अपवाह द्रोणी कहलाता है। समझे? आगे है, मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक भी कहते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। मान लीजिए ये देखिए, आप एक मुख्य धारा है और इसमें छोटी मोटी नदियां इसमें मिल रही हैं। बीच में क्या है? एक ऊंची पहाड़ी या ऊंचा क्षेत्र है, जो इस धारा बी, मतलब कि ये अलग नदी है, ये अलग नदी है, इन दोनों को विभाजित कौन कर रहा है? एक ये ऊंचा स्थल या फिर एक ऊंची पहाड़ी विभाजित कर रही है, जिसे हम क्या कहते हैं? जल विभाजक। अगर प्रश्न आता है जल विभाजक क्या होता है, तो क्या लिखेंगे? पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों का मतलब है दो पड़ोसी नदियों को एक दूसरे से अलग करती है, उस भूमि को कहते हैं जल विभाजक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है? अपवाह द्रोणी कौन सी है? अमेजन नदी। आगे बढ़ते हैं। भारत में अपवाह तंत्र। भारत की अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। नियंत्रण किससे होता है? भौगोलिक आकृतियाँ, जो हमारी भौगोलिक आकृति हैं उससे होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय की नदी, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। पहली है हिमालय की नदियाँ, और जो हिमालय से निकलती हैं, और एक प्रायद्वीपीय पठारों से निकलने वाली नदियाँ। इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या होता है ये। आगे देखते हैं। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। ये क्या हुआ? दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली है, जो कि अलग अलग हैं। एक हिमालय है और एक प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इसलिए एक दूसरे से भिन्न होती हैं, अलग होती हैं। हिमालय का अधिकतर नदियां बारहमासी नदियां होती हैं। जो हिमालय से निकलती हैं वह कैसी होती है? बारहमासी का मतलब होता है जो हमेशा बहती रहती हैं, 12 महीने, मतलब कि पूरे साल बहती हैं, उनको कहते हैं बारहमासी नदियाँ। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि
इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाली हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हमेशा क्यों बहती हैं ये, बारहमासी क्यों कहलाती हैं? क्योंकि वर्षा के अतिरिक्त इन्हें कौन सा जल मिलता है? हिम द्वारा पिघला हुआ जल। हिम मतलब बर्फ द्वारा पिघला हुआ जल, जैसे कि हिमालय से निकलती हैं। हिमालय की दो मुख्य नदियां हैं, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र। हिमालय की मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। जो हिमालय है हमारा, ये हमारा भारत है, यहाँ पर हिमालय है जो उत्तर में है, तो उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों के पर्वतों को काट कर गॉर्जों का निर्माण किया जाता है। इन नदियों ने क्या किया है? पर्वतों को काट दिया है, और जिससे क्या निर्माण हुआ? गॉर्जों का निर्माण हुआ है। गॉर्ज क्या होते हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पर्वत है, ये एक पर्वत है, ये दूसरा पर्वत है, या फिर एक पर्वत होगा जो कि नदियों द्वारा काट दिया गया है, और एक गॉर्ज का निर्माण किया गया है जिसके बीच में नदी बहती है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती हैं। क्या करती हैं? ये ऊपरी भाग में जहाँ पर तीव्र गति होती है, मान लीजिए ये पहाड़ है और यहाँ से नदी बह रही है, तो नीचे की ओर आएगी, और जितना ऊपर से नीचे आएगी इसका मतलब यहाँ का जो भाव है, इसकी स्पीड जो होगी वो कितनी तेज होगी, तीव्र होती है। तो यहाँ पे बीच रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं, जो पत्थर आते हैं, जो मिट्टी आती है, उसको ये नीचे लेके आती है। उस चीज़ को क्या कहते हैं? अपरदन। तो वह तेज अपरदन करती हुई नीचे आती है, और साथ ही क्या माद लाती है? स्लिट और बालू। बालू रेत होती है और सिल्ट भी एक मिट्टी का पदार्थ है। मध्य एवं निचले भाग में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियाँ निर्माण करती हैं। और नीचे क्या करती हैं? विसर्प आकृतियाँ बनाती हैं। जैसे कि नदी का स्रोत है, ये ऊपरी भाग है, वहाँ से सीधी आई, और यहाँ पर क्या किया इसने? विसर्प और गोकुर झील बना दी। निचले भाग में फिर समुद्र में मिल गई, डेल्टा का निर्माण करते हुए। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। डेल्टाओं का निर्माण कैसे होता है? मान लीजिए बहुत बड़ी नदी है और समुद्र में मिल रही है, उससे पहले ये अलग अलग अपनी शाखाओं में विभक्त हो जाती है। तो इन शाखाओं के बीच में जो ज़मीन बचती है, उस ज़मीन को क्या बोलते हैं? डेल्टा। वह नदियों के बीच में स्थित ज़मीन होती है। जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर ये नदी है नीली कलर की, इसके बीच में जो ग्रीन कलर का हिस्सा है वह ज़मीन है, जो ज़मीन बच गई है और नदी समुद्र में गिर रही है। आगे देखते हैं हिमालय की नदियाँ। एक पैराग्राफ बच गया है, वह भी देखते हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी होती हैं? मौसमी होती हैं। हमने अभी हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ा था। क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम और छिछली होती है। मतलब कि छिछली मतलब पानी कम होता है उनमें, छिछली होती हैं वे। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में बहती हैं। बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। पश्चिमी घाटी, जैसे कि पश्चिम ये भारत है, तो ये पश्चिमी हिस्से से बहती हुई कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अब देखते हैं हिमालय की नदियाँ। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदियाँ हैं। हिमालय की मुख्य नदी कौन सी हैं? सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। यह नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। नदी तंत्र मैंने पहले ही बताया था। ये एक नदी है मान लीजिए, और इसमें जो सहायक नदियाँ इसमें आकर मिलती है
वह इसका क्या कहलाता है? नदी तंत्र कहलाता है। सिंधु नदी तंत्र हम पढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है और इसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में होता है। पूछेगा प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में होता है। पश्चिम की ओर से बहती हुई ये नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। क्या करती है? लद्दाख में प्रवेश करती है। और इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज का मतलब पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाती है और वहाँ आती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे कि जास्कर, नुब्रा, शोक और हुंजा इस नदी में मिलती है। तो सिंधु नदी में कौन कौन सी नदी मिली? किस क्षेत्र में? हम लद्दाख क्षेत्र से आगे की तरफ आ रहे हैं, उस क्षेत्र में जास्कर, नुब्रा, शोक। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। फिर कहाँ पहुँची वे? बलूचिस्तान और गिलगित, और फिर अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। फिर क्या होता है देखते हैं। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो सिंधु नदी में अब कौन मिला? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ये क्या करा इन्होंने? पाकिस्तान में मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है, फिर दक्षिण की तरफ बहती है, अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। फिर कराची से पूर्व की ओर, जैसे भारत है, यहाँ पर क्या है? गुजरात है, और इधर ही कराची है, और ये यहाँ पे क्या है? अरब सागर। इस अरब सागर में यहाँ पे आकर मिल जाती हैं। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत ही धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी क्या है? बहुत धीमी नदी है, इसका ढाल बहुत धीमा है। तो ये द्रोणी का 1/3 कुछ से अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, जो कि विश्व की लंबी नदियों में से एक है। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा की मुख्य धारा जो कौन सी है? भागीरथी। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से निकलती है, और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। मतलब 2 जगह से आती हैं और एक जगह मिलती हैं। और हरिद्वार के पास में क्या होती है? ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा मिलती हैं। इनमें से मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिनी किनारे के समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। जो यमुना नदी है वह कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से, और फिर वह गंगा के दाहिनी ओर समांतर बहती है, पैरेलल बहती है, और फिर इलाहाबाद के पास गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल, हिमालय से निकलती हैं। अब हम देखते हैं मुख्य नदियाँ और झील का मानचित्र है। इसमें हम जैसे बात कर रहे थे वैसे दिखाते हैं आपको। ये सिंधु नदी है, यहाँ से निकली और यहाँ से अरब सागर में मिल गई। इसमें आप देखो कौन कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, गोविंद सागर, ये सारी नदियाँ मिल रही हैं सिंधु नदी में। फिर हम देख रहे हैं यहाँ से गंगा निकली, और हमने एक पढ़ी थी जो यहाँ से दोनों मिलती हैं और गंगा में मिल जाती हैं, और यमुना इसके समांतर बहती है और इलाहाबाद के पास में गंगा में मिल जाती है। और फिर गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे देखते हैं
इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है। लेकिन यह वह नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊ प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेताब, बेतवा तथा सोन है। जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है वहाँ से कौन सी मुख्य सहायक नदियाँ हैं इसकी? यह नदियाँ हैं चंबल, बेतवा और सोन। यह अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए ये नदियाँ कैसे तथा कहाँ से निकलती गंगा में मिलती हैं। जैसे कि हम देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश से और फिर वह राजस्थान में प्रवेश करते हुए यमुना में मिल जाती है। आगे देखते हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियां के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिमी बंगाल तथा फरक्का तक बहती है। यहाँ गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। डेल्टा का निर्माण होता है वहाँ पे। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली इसकी एक वितरिका है और दक्षिणी तरफ बहती है तथा डेल्टा मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जो मुख्य धारा है वह दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा ब्रह्मपुत्र में विलीन होने से पहले मेघना नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों मिलके क्या नाम बन जाता है? मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाया गया डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है, जहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर है से अधिक है। चित्र 3.4 देखिए। आप गंगा का अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। हमने देखा था अभी गंगा का अपवाह तंत्र, जो कि गंगा यहाँ से निकल रही है, इसमें यमुना भी मिल रही है, ये भी इसका अपवाह तंत्र है। इसमें जितनी भी गंडक, चेनाब, बेतवा नदियाँ, सोन नदी मिल रही हैं, वह सभी इसका अपवाह तंत्र है। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्री नदी तंत्र। जैसे कि हम चित्र में देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्री नदी जो कि वही चीन में तिब्बत से निकलती हुई सोगाम्पो नदी के नाम जानी जाती है, फिर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती हुई ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, फिर बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज नदी के स्रोतों से के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है और नामचा बारवा शिखर जो 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी यू के अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। गॉर्ज हमने देखा था, जो पहाड़ होता है उसको काट कर बीच में ये बहती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, कैनुला इसकी सहायक नदियाँ हैं। इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सागाम्पो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, जहाँ नदी में जल सिल्ट की मात्रा बढ़ा देता है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं से बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है।
तथा बहुत से नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम पता है? भी हम देखेंगे। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम और बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत के अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी का सतह बढ़ जाता है और बार बार अपनी धारा का मार्ग परिवर्तन कर लेती है। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग में अधिकतर मुख्य नदियां हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदियां अपने मुहाने का डेल्टा का निर्माण करती हैं और पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक नदियां छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हुई और ज्वरंदमुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अफवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। अब है नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकट होता है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है जो मध्य प्रदेश में है और एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों का ये नदी गहरे गाढ़ में बहती है तथा जहाँ ये नदी तीव्र ढलान से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी की सहायक सभी नदियाँ छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भाग में विस्तृत है। तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में होता है। यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियर है। उन राज्यों के नाम बताएं जहां ये नदियां बहती हैं, हम देख सकते हैं चित्र के अंदर। अब है गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिम में ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी से 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती है, जैसे पूर्णा, वारधा, प्रणिता, मांजरा, वैनगंगा और पैनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से होता है तथा उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है और इसका प्रवाह द्रोण महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। अब है कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तंगभद्र, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली है। अब है कावेरी। पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु में कुंडलूर के निकट दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। इसकी प्रमुख नदियां हैं अमरावती, भवानी और हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है। क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी में बनता है? इसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र में प्रदान की जाती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, हम याद करेंगे। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ भी हैं जो पूर्व में बहती हैं, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्णरेखा। कुछ उदाहरण हैं, अपने एटलस में से हम देख सकते हैं।
क्या आप जानते हैं पृथ्वी के धरातल में लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन 97% जल लवणीय है। केवल 3% ही जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। अब है झीलें। झीलें देखते हैं। कश्मीरी घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील। नाव वालों घर तथा शिकारों से आप परिचित होंगे। जो नदियाँ होती हैं उसमें बहते हुए मकान आप बोल सकते हैं। एक बोट के ऊपर मकान बना देते हैं, जिसे हम शिकारा राइड भी कहते हैं, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार अन्य झीलों वाले स्थान पर भी गए होंगे। वहाँ नौकायान, तैराकी व अन्य जलीय खेलों का आनंद भी उठाया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों में झीलें नहीं होती, तब क्या होता, इतना आकर्षण होता, इतना आज होता है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का कितना महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के लिए अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों के लिए झीलें महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उन्हें झील कहते हैं। झील किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर के गर्त वाले भागों में जल जमा होना झील कहलाता है। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कि कैस्पियन, मृत और अरल सागर। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे के आकार एवं अन्य लक्षणों से भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी हैं और कुछ केवल वर्षा ऋतु में पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों में द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियाँ और मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों को काटकर गोखूर झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार रेदिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है, जैसे चिल्का झील और पुलिकट झील और कोलरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील, जो एक लवण जल झील बनाती है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण में किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झील हिमालय क्षेत्र में है। यह मुख्यतः हिमानी द्वारा बनाई गई हैं। दूसरे शब्दों में तब बनी जब हिमानियों ने यहाँ कोई द्रोणी गहरी बनाई, जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं तथा मिट्टी का हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वेलूर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। कौन सी? वूलर झील। कहाँ पर है? कश्मीर में। डल झील भीमताल, नैनीताल, लोकताक और बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए भी नदियों पर बांध बनाने के लिए झील का निर्माण होता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना जिसमें बनी है। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक होती है। जलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। यह आसपास के क्षेत्रों में जलवायु के सामान्य बनाती है और जलीय परितंत्र को सुरक्षित रखती है, संतुलित रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती है, हमें मनोरंजन प्रदान भी करती है। नदियों का अर्थशास्त्र में महत्व देखते हैं। नदियों का अर्थशास्त्र में क्या महत्व है? संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए भी अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियाँ तट के प्राचीन काल में से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्यों के उन शहरों की सूची बनाइए जो नदी के किनारे पर स्थित हैं। जैसे कि राजस्थान में कौन कौन से हैं, आप बता सकते हैं? कौन कौन सी नदियों के किनारे हैं? जैसे कि कोटा है, नदी के किनारे पर है। इसी प्रकार आपको और भी सूची बनानी है। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहां अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है, वहां सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण से नदियों का महत्वपूर्ण
महत्व बहुत अधिक है। नदी प्रदूषण। अब देखते हैं नदी में प्रदूषण किस प्रकार हो रहा है। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि की मांग बढ़ाती है। इसी के कारण ये गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों में से अत्यधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अप्रकाशित कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में नदी गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजना के बारे में सुना है जो नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है हमें बताना है। और बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन करें। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनें। वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय वाली झील है? सांभर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तापी। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। जल विभाजक का क्या कार्य है? उदाहरण दीजिए। जल विभाजक वह भूभाग है जो नदियों के अपवाह को परस्पर अलग करता है तथा बांटता है। विंध्याचल पर्वत भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक क्षेत्र है। अम्बाला नगर के आसपास के क्षेत्र सिंधु नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का काम करते हैं। और पश्चिमी घाट की पहाड़ी और हिमालय भी एक बड़ा जल विभाजक क्षेत्र है। भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा नदी है। सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है? सिंधु तिब्बत में मानसरोवर झील के पश्चिम से किनारे से निकलती है, जबकि गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री से निकलती है। अगला है, गंगा की मुख्य धाराओं का नाम लिखिए। यह कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं, ये भी बताना है। गंगा नदी दो प्रमुख धाराएं, पहली भागीरथी, दूसरी अलकनंदा। दोनों नदियाँ उत्तराखंड में देवप्रयाग में एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। पांचवा है, लंबी धारा के होने के बावजूद तिब्बत क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र के में कम गाद या सिल्ट क्यों है? तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र का मार्ग लंबा है, लेकिन यहाँ इस नदी में कम गाद अर्थात सिल्ट होता है। इसके मुख्य कारण इस निम्न प्रकार के हैं। तिब्बत की जलवायु शीत एवं शुष्क है। इस कारण ब्रह्मपुत्र नदी का जल की मात्रा कम होती है, फलस्वरूप अपरदन भी कम होता है। यह क्षेत्र अधिक कठोर चट्टानों से बना है, इसलिए अपरदन की क्रिया का प्रभाव इन पर कम पड़ता है। परिणाम स्वरूप अपरदन कम होता है, जिस कारण से नदी का गाद अर्थात सिल्ट भी कम होता है। तीसरा, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र की संकीर्ण है और इस कारण से इसकी सहायक नदियाँ अपेक्षाकृत छोटी कम हैं और परिणाम स्वरूप नदी में जल की मात्रा कम होती है, जिससे गाद अर्थात सिल्ट की मात्रा भी कम होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं? समुद्र में प्रवेश करने के से पहले किस प्रकार की आकृतियाँ बनाती हैं? प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नर्मदा एवं तापी नदी गर्त अर्थात भ्रंश से होकर बहती हैं और मुहाने पर नदियों का ढाल अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिस कारण से नदियाँ गाज एवं ज्वारंधमुख का निर्माण करती हैं। नदियाँ तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व बताइए। आर्थिक महत्व कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, नदी एवं झीलों का जल प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण है जो मानव के अनेक क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि मानव की सभ्यताएं जल नदियों के किनारे बसी हुई हैं। नदियों पर बांध बनाकर कई प्रकार से लाभ लेते हैं।
नदियों से नहर निकलकर सिंचाई की जाती है, जिससे कृषि का उत्पादकता बढ़ती है। नदियों का जल पेयजल के लिए उपयोग में लिया जाता है। ऊंचाई से जल को गिराकर टरबाइन चलाकर विद्युत को उत्पन्न करते हैं। नदियाँ एवं झीलों में संरक्षित जल मनोरंजन का प्रमुख साधन है, जो पर्यटकों को नौवाहन जैसा मनोरंजन उपलब्ध करवाता है। छठा, नदी एवं झील वातावरण को सम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हमें दीर्घ प्रश्न पढ़ने हैं। नीचे भारत की कुल झीलों को नाम दिया गया है, उन्हें प्राकृतिक और मानव झीलों में हमें वर्गीकृत करना है। हम कर दिया है। अब देखिए, पहली है प्राकृतिक झील कौन कौन सी हैं? फूलर, डल, नैनीताल, भीमताल, लोकातक, लोकताक, बारापानी, चिल्का, सांबर और पोलिकत। अब मानव निर्मित है गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम, नागार्जुन और हीराकुंड। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतर स्पष्ट करें। हिमालय पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली नदियां हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी के नाम से जाना जाता है। पहले देखते हैं हिमालय की नदियां। ये नदियां बारहमासी होती हैं। इन्हें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा ऋतु व मानसून के कारण पानी प्राप्त होता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने पर भी पानी मिलता है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कोसी, तिस्ता, जमुना इत्यादि। इनकी नदियों की लंबाई प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है तथा ये ऊपरी क्षेत्रों में गहरी घाटियों का निर्माण करती है। यह पहाड़ों को काट कर गार्जों का निर्माण करती है। यह नदियाँ अपने ऊपरी भाग में अधिक ढाल के कारण तीव्र अपरदन के कार्य भी करती है। हिमालय की नदियों में भारी मात्रा में बालू व सिल्ट पाया जाता है। यह नदियाँ समतल मैदानों में बहती हुई, जिस कारण सिंचाई और जल परिवहन के लिए उपयुक्त है। यह नदियाँ अपने साथ बहा कर लाए गए जलोढ़ मृदा के निक्षेप करती है, जिससे उपजाऊ मैदानों का निर्माण होता है। हिमालय की नदियाँ जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। यह नदियाँ मैदानी भागों में विसर्प का निर्माण करती हैं। मैदानी भागों में बहने के कारण हिमालय की कुछ नदियाँ अपने मार्ग में परिवर्तन भी करती हैं। 11, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। अब प्रायद्वीपीय नदियों को देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिकतर मौसमी होती हैं। इनका प्रवाह क्षेत्र वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, तापी, महानदी इत्यादि। इन नदियों की लंबाई हिमालय की नदियों से अपेक्षा कम होती हैं और छिछली होती हैं। ये नदियाँ उथली घाटियों से होकर बहती हैं। अपेक्षाकृत कम ढाल के कारण इन नदियों में अपरदन की शक्ति कम होती है। इन नदियों में अपेक्षाकृत बालू व सिल्ट की मात्रा भी कम होती है। ये नदियाँ ऊबड़ खाबड़ चट्टानों में धरातलीय क्षेत्रों में बहती हैं, जिस कारण सिंचाई एवं जल परिवहन के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। इन नदियों में मृदा का निक्षेप ना के बराबर होता है। इन नदियों का जलग्रहण क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ प्राय सीधे मार्ग से चलती हैं और बहुत कम विसर्प बनाती हैं। पठारी क्षेत्रों में बहने के कारण ये नदियाँ अपने मार्ग को परिवर्तित नहीं करती हैं। यह नदियाँ पश्चिम में अरब सागर में अपने मुहाने पर नदियों में ज्वरंतमुख और पूर्व में बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में और पश्चिम में बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। इन नदियों के बीच में निम्न प्रकार से तुलना किया जा सकता है। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में बहने वाली नदियाँ। प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व में बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी मुख्य नदियाँ हैं। समुद्र से मिलने से पहले नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं और पूर्व की ओर नदियाँ अधिकतर खुली और घाटियों में होकर बहती हैं। पश्चिम में बहने वाली नदियाँ मुख्यतः पश्चिमी घाट और उनके आसपास होने वाली वर्षा पर निर्भर करती हैं। प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिम एवं दक्षिण की ओर और बहते हुए अरब सागर के किनारे गिरने वाली नदियाँ नर्मदा, तापी और माही, साबरमती हैं। ये मुख्य हैं, और भी हैं। समुद्र से मिलने से पहले ये नदियाँ ज्वारंतमुख का निर्माण करती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अधिकतर तंग घाटियों से होकर बहती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ मध्य भारत एवं छोटा नागपुर पठान से होने वाले वर्षा पर निर्भर करती है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं, क्यों हैं, बताइए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्धारित है। कृषि के लिए जल एक महत्वपूर्ण कारक है और नदियाँ जल का एक प्राकृतिक स्रोत है। साथ ही नदियाँ उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है। देश की अधिकांश जनसंख्या इन्हीं मैदानों पर बसा हुआ है।
इसके अलावा नदियों पर बांध बनाकर उद्योगों एवं अन्य उपयोगों के लिए विद्युत एवं पानी भी उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही बड़े बड़े शहरों के लिए पेयजल की सुविधा उपलब्ध इन्हीं नदियों से संभव हुई है। साथ ही नदियों में बांध पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। यही कारण है कि ऐतिहासिक काल से ही नदियों को तट पर मानव बस्तियाँ रही हैं। सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा की सभ्यता, दजला फरात नदी पर ईरान पाक की सभ्यता, नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। यही कारण है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। अब देखते हैं कुछ मानचित्र कौशल। आपको एक मैप लेना है। भारत के मानचित्र में नदियों को चिन्हित करें। गंगा, सतलुज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, तापी, महानदी और देहांग हमने इसमें मानचित्र में दिखा दिया है। सिंधु नदी, सतलुज नदी, गंगा, नर्मदा, तापी, कृष्णा, महानदी और दिहांग नदी। अगला है चिल्का, सांबर, वूलर, पुलिकट और कोलरू। ये झीलों के नाम है। वूलर यहाँ पे है, सांबर यहाँ है, कोलरू, पुलिकट और चिल्का। इसी प्रकार हमारा गृह कार्य जो हमने लास्ट में किया है, आपका अभ्यास कार्य, और हमने चैप्टर भी पूरा किया है। इसी प्रकार जुड़े रहिए चैनल के साथ और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।